नमस्कार जी हाँ, जो क्लिनिकली एक्सपर्ट भी हैं, तो मैम हम चाहेंगे आप अपना परिचय खुद बताएं। नमस्कार सभी को। मैं डायटिशियन नीतू जायसवाल, क्लिनिकल डिजीज रिवर्सल एक्सपर्ट, योगा ट्रेनर, हेल्थ कोच एंड एनएलपी ट्रेनर। जी मैम, आपके नाम के साथ काफी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। योगा ट्रेनर भी हैं आप, क्लिनिकल डिजीज को रिवर्स करना वो रिवर्स वे और का आपको आता एक्चुअली है। मैं बताऊं, मेरी एक्सपर्टीज जो है हाँ फीमेल जी। डिजीज रिवर्सल मैम है। वो कौन से किसके एक्सपर्ट हैं आप, उसको भी या यही बता रही हूँ मैं कि फीमेल डिजीज रिवर्सल जैसे कि थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, इवन जो है अगर आप प्रेगनेंसी में भी लें तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज आजकल बहुत ही कॉमन है। डायबिटीज ये फीमेल प्रॉब्लम्स जो है आजकल बहुत कॉमन है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शंस हैं और इवन जो है कैंसर जैसी भी चीजें जो है फीमेल्स में, सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत ही कॉमन है। जी मैम, काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस है। सबसे पहले चाहेंगे मैम आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में बताएं। जर्नी जो है, मैंने एमएससी करी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद थोड़ा सा फैमिली और बच्चों में हम थोड़ा सा मेरा समय इन्वॉल्व रहा, क्योंकि वहाँ भी उनको भी फोकस करना जरूरी था। बच्चे ग्रो कर गए, बड़े हो गए और उन्होंने अपना एक लाइन बहुत अच्छा एजुकेशन का स्टार्ट कर दिया, सेल्फ अपनी चीज़ें करने लगे। तो लगा मुझे मेरे पास टाइमिंग है और अब मैं अपने आप को अपग्रेड करूँ आज की नॉलेज के हिसाब से। और इसका मोटिवेशन जो है मेरी मदर को जाता है। एक्चुअली मेरी मदर जो है, उन्होंने 4 ईयर पहले उनकी कैंसर से डेथ हो गई। तो वो बड़ी पैनिक सिचुएशन थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी वो, और बहुत ही खुद को भी फिट रखना, एवरीथिंग। बट फिर भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि अपने स्ट्रेस को जो है ना बैलेंस कर पाना, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से जो है उन्हें कैंसर जैसी चीजें हुई। और जब वो हमें छोड़ के चली गई तो उस समय फिर लगा कि जो है एक फीमेल जो है बहुत ही, देखा जाए तो इग्नोर जो है होती है अपने हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए तो बहुत डिवोटेड होती है। और वही नहीं, मैं भी इसी तरह की थी, सबको सब चीजें टाइम पे देना बट अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। इस वजह से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मुझे 14 ईयर्स पहले हुई। बट हर रोग का निदान अगर कहना चाहिए तो हमारे योग में है, हमारे घर के खाने में है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं में नॉर्मल सामान्यता होती है, वो अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं, परिवार का, पति का, सास ससुर का, बच्चों का, सबका ख्याल रखती है, लेकिन खुद बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। तो उनके लिए भी है कि वो भी ख्याल रखें अपना, क्योंकि जब भी खुद अपना ख्याल रखेंगे, जब हम अपने से सेल्फ लव करेंगे ना तो हम सबसे करेंगे। बिल्कुल। और जब तो देखिए, जब हम स्वस्थ रहेंगे ना तो सारे लोग हमसे जुड़े हैं। जरा महसूस करके देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं और फिर भी मजबूरी में अगर हमारा कोई साथ नहीं देने वाला होता है तो जबरदस्ती हम काम करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि नहीं, परिवार जो है सब सब पूरा, सारे लोगों का योगदान होता है, सब लोगों को मिलके चलना चाहिए और इतना भी बर्डन नहीं उठाना चाहिए कि हमारे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। यही गलत चीज है कि हमारे बिना तो कुछ संभव ही नहीं हो पाएगा। नहीं, सब कुछ संभव हो जाएगा। आप अपने को भी समय दें, रेस्ट दें, बिल्कुल। जैसा कि मैम ने कहा कि महिलाएं अपने आप को भी रेस्ट दें, खुद को भी समय दें, क्योंकि खुद से प्यार करेंगे तो अपने आसपास के सभी लोगों जब का आप जो है अपने को समय देंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे, तो ज्यादा आप फोकस अपने फैमिली को दे पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने कि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो सबको अच्छे से समय हम दे पाएंगे। आने वाले समय में समाज में, हमारे देश में, या फिर फील्ड में डाइटिशियन के क्या महत्व है? एक्चुअली आजकल लोगों को लगता है कि डाइटिशियन वर्ड नया आया हुआ है ना। लोग सोचते हैं ये क्या है, ये डाइटिशियन क्या है, ये क्या बताते हैं, घर ही का तो खाना होता है। एक्चुअली घर ही के खाने में तो सारे राज छुपे हुए हैं, है ना। हमारी बीमारियां जो है वो अंदर ही से तो निकल के आ रही हैं। और अगर देखा जाए तो ये आज का नहीं, अगर हमारा आयुर्वेद उठाएं तो 5000 साल पहले की अगर आप वेद्स को पढ़ें, हमारे यजुर्वेद, ऋग्वेद, उसमें भी, और पतंजलि को ही देखें जिन्होंने योग का बताया, योग के जो पिता थे, और अश्विनी जो शल्य चिकित्सक थे, उस समय भी हमारे 5000 साल पुराने के इतिहास में भी खाने को बताया जाता था कि हम कब खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं, और ऋतुओं के हिसाब से क्या चीजें अवॉइड करें
और दोषास का भी वर्णन है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे दोषास हैं, हमारी प्रकृति है, सभी आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से मिलकर के बना है। उसको तो सभी मानते हैं, ये भी तो एक साइंस है। साइंस हमारा आज का नहीं है, ये हमारा जो साइंस है भारतीय, ये बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना है, हजारों आयुर्वेद हमारा बहुत पुराना है, योग हमारा बहुत ही पुराना है। हम ही इसके इन्वेंटर हैं पूरी दुनिया। आज पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, उसके इन्वेंटर हम ही उसको फॉलो कर रही है ना, और इन्वेंशन हम ही लेके हैं। और हम भारतीय कहीं तक देखा जाए तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। तो पंच तत्व से शरीर मिलकर के बना हुआ है, सभी जानते हैं। और जब हम जन्म लेते हैं, जिस समय हमारा भ्रूण जो है कहा जाए कि गर्भाशय में आता है, उसी समय हमारी प्रकृति डिसाइड हो जाती है। प्रकृति जो होती है ये वात पित्त और कफ ये होता है। अब जब इसमें इनबैलेंस हो जाता है तो ये विकृति में बदलता है। ये वात पित्त कफ कैसे इनबैलेंस होता है? हाँ, थोड़ा सा हम बताएंगे। हमारे जो प्रकृति है वो 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, वात पित्त और कफ। इसको डिफाइन करिए, वात पित्त। तो वात जो होता है, इसको ये भी पंच महाभूत के 2 महाभूत से मिलकर के बना है। वात मतलब वायु। वायु कहाँ से आएगी? जो हमारी जो पंच तत्व में से एक वायु है ना, वही वायु है हमारी। ठीक है। अब क्या होता है, जब तक ये सही है तो ये प्रकृति है, और 3 में से जो है 2 तो हमेशा प्रकृति हर किसी में पाई जाती है। ठीक है। अब जैसे मान लें कि तीनों प्रकृति किसी में नहीं होगी, एक उसमें दबी होगी, पर 2 प्रकृति जो है वो उभर के सामने आएगी। अब जैसे देखा तो कफ प्रकृति का हम थोड़ा सा बताएंगे। कफा प्रकृति जो होती है उसमें जो होते हैं लोग थोड़ा सा बहुत स्लो बोलने वाले, शाई नेचर, स्किन ग्लोइंग होगी, और मेटाबॉलिज्म स्लो। मीन्स तब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हर एक्टिविटी उनकी थोड़ी सी स्लो होगी। अब बात में जो है आप जानते हैं वायु बनेगी, तो इनको क्या खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए ये भी है, इसमें भी निदान है। तो जब वायु बनेगी, गैस होगी, तो फिर उनको जाहिर सी बात है कि उनके बोन्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, अर्थराइटिस हो जाएगा, नर्व के इश्यू हो जाएंगे, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। और देन जब हम आते हैं पित्ता को, तो पित्ता जो है आप भी जानते हैं कि पित्ता जो है अग्नि से बना हुआ है। ठीक है। तो अग्नि क्या होती है? हमारी जो है फूड को डाइजेशन करने के लिए भी तो अग्नि चाहिए। तो इनकी इतनी हाई होगी कि इनका डाइजेशन इतना स्ट्रांग होगा कि ये कुछ भी पचा लेंगे। अब क्या है, जब बैलेंस है, जब हम बच्चे होते हैं सब बैलेंस होती है, कोई रोग नहीं होता। लेकिन जब ये प्रकृति विकृति में बदल जाती है तब बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो जिनको पित्ता होगा तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज, ये सारे होंगे। वायु प्रकृति अगर आप में जो है इम्बैलेंस हो गई तो फिर अर्थराइटिस है, बोन्स प्रॉब्लम, बोन्स डिजेनरेशन, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। कफा प्रकृति होगी तो बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड कफ आपको होने लगेगा, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हैं, और सांस लेने में दिक्कत। तो इस पे अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा समय जाएगा, बट कैसे अब इनका निदान को हम शॉर्ट में बताते हैं। हमारे बॉडीज में होते हैं चक्रा, आप भी जानते हैं 7 चक्रा। अब इन चक्रास में जब इम्बैलेंस आता है तो भी रोग होता है। तो चक्रास को हम बैलेंस करते हैं मेडिटेशन से। ठीक है, उनको मेडिटेशन से ही बैलेंस करते हैं। उनके कुछ बीज मंत्र होते हैं, उनसे बैलेंस किया जाता है। इसी तरह से वात पित्त और दोष जो है उसमें कुछ खाने होते हैं जिनको मना होता है, उन्हें नहीं लेने होते हैं। कुछ फूड होते हैं जो उनको लेने होते हैं। ऋतुओं के हिसाब से लेना होता है, क्योंकि हम भारतवर्ष में 4 ऋतुएं हैं, सीजन बदलता है। तो कहा जाता है ना, कहते हैं कि वर्षा ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके जो जीवाणु हैं, आई थिंक जो इंग्लिश में कहा जाए तो बैक्टीरियाज हैं, जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उससे जो है वायु उत्पन्न होने लगेगी, या और भी प्रॉब्लम्स जो है हमको बारिश में जब अगर हम दही खाएंगे। तो ये हम क्यों इस तरह से कहा जाता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और तीसरा चीज है हमारा सबसे ऊपर हमारे टॉप पे है जो ब्रेन एवरीथिंग को कंट्रोल करता है, सारा कंट्रोल करता है। तो हम क्या कहा जाता है कि हाँ 80% आप डाइट पे फोकस करिए और 20% एक्सरसाइज पे, बट 100% अपनी ब्रेन पे की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने पे। क्योंकि हम बॉडी को तो अच्छा खाना दे रहे हैं, शरीर के लिए तो हम अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर ब्रेन के लिए भी तो, ब्रेन मसल्स के लिए भी तो कुछ चाहिए। ब्रेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा जो हमने कोर्स किया उसमें है NLP। अच्छा, NLP क्या होता है? ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है।
अब कुछ भी हमें काम करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो एक प्रोग्राम हम करते हैं ना, बिल्कुल। ऐसे ऐसे हम ये चीजों को हाँ। हैंडल करेंगे। छोटी से छोटी चीज एक के प्रोग्राम प्रोसेस है। के थ्रू जब हम जाएंगे तो हम वहां पे अचीव करेंगे स्टेप वाइज, बिल्कुल, ठीक है। हर चीज इसी तरह से ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि ब्रेन का सॉफ्टवेयर हम कैसे डेवलप करें, ब्रेन की मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है एनएलपी की। अब इस समय देखा जाए तो स्ट्रेस सभी को है। हाँ, हर व्यक्ति तो स्ट्रेस से पीड़ित है। है तो स्ट्रेस को जो है उनको कैसे हम मैनेज करें, बैलेंस करें, तो इसके लिए है एनएलपी। अच्छा। हमारा एनएलपी है और हमारे जो प्राणायाम है, प्राणायाम का तो आप जानते होंगे कि आप अगर प्राणायाम का जो हम कहें बृहद, इतना बृहद, मतलब इसमें तो साइंस पूरा इस पे रिसर्च कर चुका है कि जब हम भ्रामरी और इस तरह के प्राणायाम करते हैं इवन, तो हमारे हार्ट, जैसे हमारी जो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि हमारी वेन्स के जो ब्लॉकेज हैं, इवन जिनकी अगर कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको अगर कहा गया कि ओपन हार्ट सर्जरी है और अगर उनको अभी टाइम दिया गया, उन ड्यूरेशन में 1 to 2-3 मंथ में अगर उन्होंने प्राणायाम और प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया तो उनको जो है हार्ट, ओपन हार्ट सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी जो वेन्स में जो आर्टरीज में या कहीं भी जो ब्लॉकेज थे वो ब्लॉकेज तक क्लियर हो जाते हैं प्राणायाम से, भ्रामरी से। बिल्कुल।